पूरी क्यों नहीं हो पाई झीरम घटना की जांच? बार बार बढ़ाई गई जांच आयोग की समय सीमा। झीरम की जांच में क्या छुपाने की कोशिश? जांच पूरी नहीं होने पर सरकारें कितनी जिम्मेदार? झीरम घाटी घटनाक्रम एक ऐसी घटना जो शायद ही भारतीय राजनीतिक इतिहास में कभी हुई है, जिसे केवल याद करने से ही बदन में सिहरन उठ पड़ती है। घटना के जिक्र के दौरान जैसे ही कांग्रेसी नेताओं के बीभत्स हत्याओं का जिक्र आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 25 मई 2013 का वो काला दिन जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही है। झीरम घाटी मोड़ के पास जैसे ही यात्रा का काफिला पहुंचा, घात लगाए बैठे नक्सलियों ने आगे चल रहे वाहन को उड़ाने के बाद काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल सहित कुल 32 लोगों की निर्मम हत्या हुई। इस घटना के दिन से आज दिनांक तक पीड़ितों का न्याय का इंतजार है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एनआईए ने जांच पूरी होने और राज्य सरकार के द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं होने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर पीड़ित परिवारों में न्याय की आस जागी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है। झीरम घाटी की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में साल 2018 में सत्ता का परिवर्तन होते ही कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी तो गठित की थी, मगर सभी दस्तावेज एनआईए के पास होने के कारण जांच नहीं हो पा रही थी। दस्तावेज लेने राज्य सरकार के द्वारा कई बार एनआईए को पत्र भी लिखा गया, मगर हर बार एनआईए ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया और एनआईए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। और इसी बीच घटना में शहीद हुए उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने घटना की राजनीतिक षड्यंत्र की जांच की मांग को लेकर नई एफआईआर दर्ज कराई। एनआईए की अपील पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सूबे की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई। मामले पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए देर से ही सही न्याय की आस जगाने की बात कही। तो वहीं बीजेपी की ओर से सांसद सुनील सोनी ने कहा कि जांच कोई भी करे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र चल रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए तो भाजपा नेता कौन क्या कर जांच को रुकवाए थे, एनआईए ने फाइल नहीं दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर रही थी, कोई आपत्ति नहीं थी। फिर ये एनआईए के पास वापस भेजा और आज वापस छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में आया। और यही भूपेश बघेल है जो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि सबूत मेरे जेब में है। संस्था कौन सी जांच कर रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भूमिका क्या थी। आपने जो जांच कर रही है संस्था को वो सबूत दिया था कि नहीं दिया था, ये महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आपने नहीं निभाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायिक आयोग बनाकर एनआईए को जांच सौंपकर उस मामले की निष्पक्ष जांच की पूरी कोशिश की। भूपेश बघेल जी बार बार कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। पता नहीं किसे बचाने के लिए या क्या छुपाने के लिए वो सच अब तक बाहर नहीं आया। उम्मीद करते हैं वो सच बाहर आएगी। झीरम घाटी घटनाक्रम को लेकर 10 सालों बाद एक बार फिर पीड़ितों के बीच न्याय की आशा जागी है, मगर सवाल यही है
कि सिर्फ न्याय की आस जगाने मात्र से ही क्या न्याय मिल पाएगा, या फिर मामले को लेकर एक बार फिर सियासी पारा ही चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 25 मई 2013 और आज 21 नवंबर 2023, 10 साल 6 महीने। ये एक ऐसी अनसुलझी हत्याकांड, एक ऐसी अनसुलझी घटना जिसपे आज तलक जवाब का इंतजार है, आज तलक न्याय का इंतजार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झीरम घाटी घटनाकांड की। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि NIA की जांच न करने, मतलब राज्य सरकार को जांच न करने की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया। अब इसके बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर इस पूरे मामले की जांच कर सकेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। हमारे साथ निखिल द्विवेदी है, जो पूरे झीरम घटनाकांड के प्रत्यक्षदर्शी है। निखिल जी, आपका स्वागत है। शिव सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो झीरम घाटी घटनाकांड के पीड़ित है। आज भी उनके बदन के भीतर वो गोली का एक अंश मौजूद है, जिसे लेके वो पिछले 10.5 सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिव सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और बीजेपी की ओर से प्रवक्ता वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती है। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। शिव सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आज भी आपके बदन में वो गोली का एक अंश मौजूद है। 10.5 साल बाद आज न्याय की उम्मीद जागी है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आगे मैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। शिव सिंह जी। जी बिल्कुल अवधेश जी, आज भी मेरे पीछे पीठ में जो है 7 भरमार बंदूक के छर्रे आज भी मेरे पीठ में है, और गोली मुझे लगी थी, वो निकल गई है, लेकिन आज भी वो पीड़ा जो है मुझे महसूस होता है। आज भी वो घटनाएं मेरे रह कर मेरे जहन में घूमता है कि आज भी वो जो दोषी हैं, जो इस नरसंहार को कराए हैं, उनके ऊपर आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उन लोग आज भी जेल के शिकंजों के पीछे नहीं है। तो आज हम पीड़ित संघ बार बार जो सरकार से मांग करते रहते हैं कि जो भी इसका दोषी है, जो इस सुपारी किलिंग हुआ है, क्योंकि जब वहाँ पर हमको नक्सलियों ने जब हमको अगवा किया था, तो वो पहाड़ के ऊपर जो हमको उन लोगों ने रखा था, तो बार बार यही बोलते थे कि इसमें शहीद नंद कुमार पटेल कौन है। जब हम लोग ये बोलते थे कि पटेल जी इसमें नहीं है, तो बोलते थे सब मारे जाओगे। इसमें दिनेश पटेल कौन है, इसमें नहीं है तो सब मारे जाओगे। महंत कर्मा कौन है। तो आज भी उन्होंने जो है नक्सलियों के सर पे खून सवार था, और वो पूछ कर जो है हत्याएं कर रहे थे। तो इसलिए वो सुपारी किलिंग था। आज भी हम बोलते हैं। शिव सिंह जी, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA की जांच, NIA की अपील को खारिज कर दी है। शिव सिंह जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? 10 सेकंड में आपका जवाब, फिर मैं निखिल जी की ओर बढ़ूंगा। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल हमको उम्मीद लगा है कि जो उम्मीद पहले थी कि छत्तीसगढ़ सरकार जांच करा रही है, वो उम्मीद फिर से जो रुक गई थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ये उम्मीद हमको कायम है अब। जी ठीक है, मैं एक बार निखिल जी का रुख कर लेता हूं। निखिल जी, आज 10.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम निर्णय दिया है। मामला NIA बनाम राज्य सरकार की जंग पिछले 5 साल से जारी थी। कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप निखिल जी? मैं यही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया कि जहाँ NIA लगातार SIT गठन के बाद से लगातार इसे रोकना चाहती थी, उस रोक को हटाने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। निष्पक्ष जांच छत्तीसगढ़ में की पुलिस करेगी, और दूध का दूध और पानी का पानी जनता के जहन के बीच आएगा। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। लगातार हम लोगों ने भी NIA की मदद की है। उनकी जब भी उनकी जांच हुई, जगदलपुर में हुई, जगदलपुर गए, उन्होंने कई बार बुलाया, वहां भी गए। उसके बाद एक आयोग जांच कर रहा था। इस आयोग की भी जांच में हमने पूरा सहयोग किया, किंतु अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ये एक नक्सली वारदात नहीं, एक राजनीतिक षड्यंत्र था। आगे जब भी आप जैसा चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा कि ये नक्सली वारदात एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इसके मुख्य चीज है, हम लोग आज भी यदि हमको रात में सुना होता है तो हम अकेले नहीं सो पाते।
हमें भी डर रहता है कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके लिए तो मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि इतने निष्क्रिय मुख्यमंत्री थे कि उन्होंने जो सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी आए थे, श्री गिल साहब को, उन्होंने कहा था कि तनख्वाह लो और मौत करो। मतलब उनके लिए ये नक्सली घटनाएं, इस नक्सली घटनाओं के बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन्हें चुन चुनकर माओवादियों ने मार दिया। हम लोगों के सामने विद्याचरण शुक्ला जी, बहन कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी और उनके बेटे दिनेश पटेल जी को मार दिया गया। और यहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई इसका डिस्कस नहीं लिया। एनआईए जांच हुई, लेकिन जांच का आज तक निर्णय नहीं हुआ। जब हमने कोर्ट में अपील दायर की, ठीक है निखिल जी, मैं राजनीतिक तौर पे जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, 10.5 साल, 5 साल 6 महीने बीजेपी की सरकार और 5 साल कांग्रेस की सरकार भी हो गई सरकार। कब जवाब मिलेगा और कब इसका न्याय होगा? अवधेश जी, दिसंबर 2018 में हमारी सरकार आई। हमारे एक पीढ़ी को हमने खोया था, 32 नेताओं की शहादत हुई थी और वादे के अनुरूप भूपेश सरकार ने आते ही जनवरी 2019 में एसआईटी का गठन किया इसकी जांच करने के लिए। लेकिन पहले दिन से ही जो शहीद के परिजन हैं, जो घायल हुए हैं उस हमले में, पहले दिन से उनका आरोप रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है। जिस तरह से पूछ के नाम पूछ के टारगेट करके मारे गए, जिस पर से ये स्पष्ट है कि ये सुपारी की लिंक थी, लेकिन उस दिशा में जांच नहीं की गई। लगातार जो पर्देदारी की गई, जैसे केंद्र में सत्ता बदली 2014 तक, जब तक यूपीए की सरकार थी, तब तक जब पहले जो डायरी थी, जांच डायरी एनआईए की थी, उसमें गणपति और रमन्ना को बाकायदा प्रमुख आरोपी मानते हुए संपत्ति कूट करने का भी प्रक्रिया इश्तेहार जारी हुआ था तमाम अखबारों में। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई केंद्र में, वो पूरे प्रक्रिया ही बदल गई, उसकी दिशा ही परिवर्तित हो गई। और जो पर्देदारी लगातार की जा रही है, एनआईए को आपत्ति क्यों? जगदलपुर में विशेष अदालत में ये आपत्ति किए, वहां से फैसला आया, उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 2 मार्च 2022 को फैसला आया था, उसके पीछे वहां भी डीबी का फैसला था, डिवीजन बेंच का अवधेश फैसला था, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये साफ स्पष्ट है कि रमन की सरकार की संलिप्तता को में पर्दादारी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जांच को भटका रही है। ये उल्टा लटकाने की बात करते हैं। यूनिफाइड कमांड जो है, एक लाइन में कंप्लीट कर दूं, जो राज्य सूची का विषय है गृह, यूनिफाइड कमांड जो होते हैं, अगर सेंट्रल की फौज डिप्लॉयड होती है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश में काम करती है। बताए कभी एनआईए पूछताछ की होगी रमन सिंह से? जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनको गोलियां लगी थी, शिव सिंह ठाकुर से लेके सुरेंद्र शर्मा है और तमाम लोग हैं जिनसे एनआईए जरूरत तक नहीं समझी बयान लेने का। मैं जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ शिव सिंह जी लगातार बने हुए, निखिल भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक बार मैं राजीव जी का रुक कर लेता हूं। राजीव जी, 5 साल आपकी सरकार रही, लगभग 1 साल तक यूपीए की सरकार रही, 2013 से 14 तक। अब गंभीर आरोप ये लगा है कि यूपीए में जैसे केंद्र में सरकार बदली, जांच का रुख बदल गया। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, बड़ा दुख होता है, नक्सली हमले में हमारे 238 लोग मारे गए। बहुत संवेदनशील विषय है। 238 लोग मारे गए हैं और सेना के जवान, अर्धसैनिक बटालियन के लोग, पुलिस के लोग, तमाम लोग मारे गए हैं। कांग्रेस के लोग मारे गए हैं तो वो राजनीतिक हत्या। भीमा मंडावी जी मारे जाते हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अपनी गलती से मारे गए, सर्च ऑपरेशन को सूचना नहीं दी, पेट्रोलिंग पार्टी को नहीं दी। तो ये जो नक्सली हमले को लेकर जो दोहराव है, हमारे लोग मारे गए वो शहीद है, भाजपा लोग के मारे जा रहे, अपनी गलतियों से मारे जा रहे। चाहे सीमा पार आतंकवाद हो या देश के अंदर जो ये रेड कॉरिडोर है आतंकवादियों का, लाल आतंकवादियों का, हम दोनों आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। और इसका तो उदाहरण है लेकिन महेंद्र कर्मा जी और डॉक्टर अवधेश जी, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर। महेंद्र कर्मा जी और डॉक्टर रमन सिंह जी एक साथ जाकर नक्सलियों के मान में जाते थे। देश के सामने अद्भुत एक माहौल था कि सलवा जुडूम आंदोलन का कोई नेतृत्व कर रहा है तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जा रहा है, और दोनों के हौसलों को मैं सलाम करता हूं। शहीद नंद कुमार पटेल को भी सैल्यूट करता हूं। लेकिन अगर षड्यंत्र की बात है तो कांग्रेस के एंगल की भी जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष जो आज भी विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने, वो टीवी में सर्वविदित है, उन्होंने झापड़ मारते हुए आबकारी मंत्री से कहा था कि तुमने रूट क्यों बदला। उन्होंने झापड़ मारते हुए कहा था कि, उन्होंने कहा कि नंद कुमार पटेल जी कौन है, तुमने इनका इशारा किया, तुमको जाने क्यों दिया गया। अजीत जोगी जी के ऊपर भी बातें उठी।
जब ये इन बातों की भी एंगल की बात होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो राजीव निर्णय दिया, जी एक मिनट राजीव जी देखिए, आप विद्वान प्रवक्ता है, बहुत साधारण सी बात है साहब। 2013 में बीजेपी की सरकार थी, जांच के एंगल में, जांच के बिंदुओं में इन तमाम चीजों को शामिल कर लेना था। एनआईए की जांच आपके ही अनुशंसा पे हुई है। एनआईए की जांच केंद्र ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा कि एनआईए जांच करेगी। अनुशंसा कौन करता है? नहीं, अनुशंसा केंद्र ने किया, अरे साहब, राज्य ने भी अनुशंसा करके भेजेगा किया, ना दोनों ने उसपे। मिलकर किया, दोनों ने प्रारंभिक में दोनों ने मिलकर किया। देखिए ये क्या राजनीतिक लाभ लेने की, डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राजनीतिक लाभ लेने की दिशा से अगर आप राजीव जी देखिए, मैंने पहले कहा आप बड़े विद्वान प्रवक्ता है। किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा लगती है, राज्य की अनुशंसा पे ही केंद्र निर्णय लेती है। केंद्र सुमोटो जांच कर सकती है। अच्छा, जांच की बात बताइए। मैं कांग्रेस के तीनों मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी जो कहते थे कि मेरे हाथ में सबूत है, वो सबूत मिट गए, धुल गए, उड़ गए, गायब हो गए, गायब हो, वो सबूत कहाँ है? इतने बड़ा शक्तिशाली राजीव जी मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, कांग्रेस की ओर से केवल एक प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा मेरे स्टूडियो में मौजूद है। शिव सिंह ठाकुर जी पीड़ित है, निखिल द्विवेदी प्रत्यक्षदर्शी है। आप कांग्रेसियों के साथ उनको जोड़ के आप अपना पक्ष हल्का मत बनाइए। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, बस अब देखिए, विचारधारा आज अलग जगह है, आज घटना पे हम बात कर रहे हैं। निखिल जी मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि 10.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, आप लोगों में न्याय की आस जगी है और आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? आपको कितने बार एनआई ने तलब किया, कितने बार आपने जवाब दिया? क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं, दौलत रोहड़ा जी का निधन हो गया, वो बोल बोल के थक गए कि एनआई मुझे बुला ले, एनआई उन्हें बुलाती नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इससे हमें आस जगी है कि अब जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी, दोषियों तक पहुंच पाएंगे। लगातार 3 बार जगदलपुर हमको बुलाया एनआईए ने, हम गए भी, हमने सारी बातें रखी, हमने ये सारी बातें रखी कि ठीक है, यदि ये नक्सल हमला होता तो वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल जी को ढूंढ रहे होते। लेकिन दिनेश पटेल जिन्हें कांग्रेस पार्टी नहीं जानती थी, जिन्हें ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जानते थे, उन्हें नक्सली क्यों ढूंढ रहे थे? उस पूरे काफिले में मैं विद्याचरण शुक्ल जी की गाड़ी में ही उपस्थित था, मेरे साथ दौलत रोहड़ा जी भी थे, रामावतार देवांगन जी भी थे और विद्याचरण शुक्ला जी भी थे। हमारे साथ एक पीएसओ प्रफुल्ल भी था, साथ ही हमारा जो ड्राइवर बाला था। जब नक्सली हमारी गाड़ी तक पहुंचे, सबसे अंतिम गाड़ी हमारी थी, क्योंकि हम सुकमा में जब सभा हो रही थी वहां से निकलने वाले थे, तो उस समय मैं राष्ट्रीय महासचिव था एनएसयूआई का, और जब हम वहां से निकलने वाले थे तो हमें विद्याचरण जी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। विद्याचरण जी क्योंकि सर्किट हाउस में भोजन भी नहीं किए थे, तो उनसे विद्याचरण जी भोजन करने के उपरांत उन्हें लेट हो गया था। तो नंद कुमार पटेल जी ने कहा कि मैं अगली सभा केसलूर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि विद्याचरण शुक्ला इतने बड़े नेता है, पंडित विद्याचरण शुक्ला इतने बड़े नेता है कि उन्हें अकेले नहीं आए, आप लोग गाड़ी में आए। तो मैं और अभी तात्कालिक विधायक देवेंद्र यादव, हम उनके साथ आने के लिए हमारी पूरी टीम के साथ तैयार थे। इसी बीच विद्याचरण शुक्ला जी ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ बैठिए, कुछ राजनीतिक चर्चा करनी है, और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा। हम बहुत तेजी से, क्योंकि विद्याचरण शुक्ला जी की जो गाड़ी थी लैंड क्रूजर प्राडो, उसने बहुत तेजी से स्पीड को कवर किया, और हम घटना चूंकि 3:45 बजे के आसपास शुरू हुई थी और हम लगभग 4:05 में घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। तो ये मैं लगातार ये जानना चाहता हूं, और लगातार मैंने एनआईए से भी ये कहा है कि एक देवा नाम का व्यक्ति, जो वहां पर रमन्ना नाम का व्यक्ति था, वो किसी देवा नाम के व्यक्ति से सैटेलाइट फोन में बात कर रहा था। यदि इस जांच को पूरा करना चाहती है एनआईए, तो दोनों के बीच की आवृत्ति तय कर लेती कि किस फ्रीक्वेंसी में रमन्ना खड़ा था और किस फ्रीक्वेंसी में देवा खड़ा था, उस दोनों के बीच की दूरी कितनी थी और वो दूरी इंडिया के अंदर में कहाँ वो उपस्थित था देवा नाम का व्यक्ति, और ये जांच पूरी हो जाती। लेकिन एनआईए ने जांच पूरे करने का कोई काम ही नहीं किया। क्या पता उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव था, या फिर इस प्रकार से वो ढील मोल करना। ठीक है, राजनीतिक दबाव होगा, पता नहीं। जांच का विषय मैं एक बार शिव सिंह जी का रुख कर लेता हूं। शिव सिंह जी, आप तो पीड़ित है सरकार, आपको आज तो कैसा महसूस हो रहा होगा, इस बात को तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप जरा दर्शकों को बता दीजिए कि आप कितने बार एनआई के सामने मौजूद होके या न्याय आयोग के सामने मौजूद होके आपने अपना लिखित बयान दर्ज कराया है। देखिए, जब मैं अस्पताल में एडमिट था, जब घटना के बाद, तब एनआईए की एक पदाधिकारी जो पुलिस वाला है एनआईए का, वो आया था, मेरे से नाम और सारा एड्रेस लिया मुझसे, नाम उम्र पता जो लेते हैं,
वो लेने के बाद उसने कहा कि भाई अब आपको बयान के लिए बुलाया जाएगा, तब आप आइएगा। तो मुझसे बयान एनआईए ने नहीं ली। एक एसआईटी का गठन किए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तो भिलाई में जाके मैंने बयान दिया है एसआईटी के गठन में। उसके बाद जांच प्रक्रिया रुक गई, जिसके कारण कोर्ट में विपक्ष के नेता चले गए। तो एसआईटी में मैंने बयान दिया है, 9 घंटे तक मुझसे जो है बयान लिया गया है। 5.5 साल तक वही हुआ है। शिव सिंह जी मतलब शिव सिंह जी मई 2013 से दिसंबर 2018 तक आप एक बार भी बयान दर्ज नहीं कराए आप एनआईए के सामने या न्याय आयोग के सामने? बिल्कुल मैंने बयान नहीं दर्ज कराया, ना मुझसे लिया गया। एनआईए ने जरूर बोला था कि हम आपको बुलाएंगे बयान के लिए, लेकिन उन्होंने आज तक हमको जो है नोटिस दे के बुलाया नहीं। मैंने शपथ पत्र भी दिया था कि मैं बयान दूंगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं बुलाया गया है। केवल एसआईटी ने जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है, ठीक है, दरअसल यही वजह है कि बात। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी देखिए, बीजेपी पहले दिन से सवाल उठा रही है और जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है, जिस वर्तमान आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम लिया जा रहा है, जिस वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम लिया जा रहा है, उस अस्पताल में मैं भी बतौर संवाददाता मौजूद था। उस घटना पे पहले दिन से सवाल उठ रहा है। उस 5 सेकंड के या 10 सेकंड के उस बातचीत पे उस पर जरा एक बार जवाब दे दीजिए आप। अवधेश जी, निश्चित तौर पर जो वहां पर मौजूद था, जो चश्मदीद गवाह हैं, सभी की पूछताछ होना चाहिए, सभी का बयान लिया जाना चाहिए। शिव सिंह ठाकुर जी का बयान आपके लोकप्रिय चैनल में अभी सबने सुना, ये इस बात का प्रमाण है कि एनआईए और तत्कालीन पुलिस रमन सिंह की जो थी, वो केवल और केवल सबूत को नष्ट करने का काम किया है। अस्पताल में केवल नाम और पता पूछे गए, बयान तक नहीं लिया गया प्रत्यक्षदर्शियों का जिनको गोलियां लगी। और लगातार ये भी कह रहे थे भीमा मंडावी 2019 की घटना है, यही एनआईए जांच कर रही है। क्यों पर्देदारी कर रही है अपने नेता के परिजनों को न्याय देने में? तो यह भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को उजागर करता है। पोडियम लिंगा जिसकी गिरफ्तारी हुई थी भाजपा नेता शिवदयाल तोमर की हत्या को लेके, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी भीमा मंडावी की हत्या को लेके, उन्होंने स्वीकार किया था भाजपा का नक्सल कनेक्शन से। जिस तरह से लगातार ये एनआईए जो है सबूत नष्ट करने का इनका प्रमाण देता हूँ। 20 दिन बाद वहां पर मोबाइल जलाए गए राज्य पुलिस की उपस्थिति में। सुरेंद्र जी, हम लोग शहादत दे रहे हैं और हमारा कनेक्शन निकाल रहे हैं। चोपड़ा की गिरफ्तारी हुई थी भाजपा के तत्कालीन सांसद की गाड़ी से, सोहन कोट्टे की गाड़ी से। पोडियम लिंगा की गिरफ्तारी, जगत पुजारा भाजपा का जिला उपाध्यक्ष सप्लाई करते पकड़ा गया। राजीव जी, भाजपा का नक्सल कनेक्शन सुरेंद्र जी, मेरा सवाल मैं अपने टेक्निकल टीम से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी आवाज सुरेंद्र जी को नहीं जा रही है? और जा रही है तो सुरेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल था कि बीजेपी जो कवासी लखमा चरणदास महंत पे सवाल उठा रही है, उसका जवाब आप दे दीजिए। जानबूझकर अवधेश जी, पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कर रहा हूँ। सुरेंद्र बाबू 6 और 7 तारीख को जो विकास यात्रा निकली थी पर कभी भी नक्सल अटैक नहीं हुआ था। उसमें 1781 सुरक्षा बल के जवान केवल 35 किलोमीटर में हमारे दोनों बड़े नेता की सुरक्षा थी, 15 गुना सुरक्षा में कटौती की गई। तो इस नरसंहार के पीछे तत्कालीन रमन सरकार थी, इस षड्यंत्र के पीछे भाजपा के लोग थे। टारगेट किलिंग है, नाम पूछ कर मारे गए, पटेल की हत्या की गई, ये भाजपा इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थी। आपकी बातें आ गई, एक बार मैं राजीव जी का रुख कर लेता। राजीव जी, आप फटाक से सवाल पूछिए, मैं आगे 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एनआईए उनके अधीन था। एनआईए शिव सिंह जी से पूछताछ करती है, नाम पता लेकर ले जाती है। अब बताइए उस दरमियान एनआईए ने क्या कार्रवाई किया था और आज क्या कार्रवाई? 24 सितंबर 2014 को पहली चार्जशीट प्रस्तुत हुई थी एनआईए की, गणपति और रमन्ना का नाम था, जिसके इशारे पर मोदी सरकार ने चार्जशीट का नाम हटाया। इसके इशारे पर और जब अंतिम चलान जो है 28 सितंबर 15 को प्रस्तुत हो गया, राज्य की पुलिस को क्यों करूंगा? राजीव जी, सुरेंद्र जी, एक बार मैं शिव सिंह जी का रुख करूंगा। शिव सिंह जी, इस राजनीतिक चर्चा से आपको साहब तकलीफ तो बड़ी हो रही होगी, क्योंकि आपके पीठ में अगर गोली लगी है तो जख्म जो आज कुरेदे जा रहे हैं राजनीति के नाम पे, वो सीने पे आपको तकलीफ हो रही होगी। शिव सिंह जी, जरूर इसमें जो है हमारी यही मांग है, हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द, उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उनके जब थे तब हम लोगों ने
पूरे पीड़ित संघ ने जो है जाके उनसे भी मांग की थी, गृह मंत्री रहते हुए भी, कि हमारा न्याय दिलाइए। उस समय कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तो भी उन्होंने जो है वादा किया था। हमको राजनाथ सिंह से मिलने तक नहीं दिया गया, हम पीड़ित लोगों को। हम बार बार मांगते हैं, हम ज्ञापन देने जा रहे थे, हमको सर्किट हाउस उसके पहले रोक लिया गया। हम केंद्र सरकार धमतरी में जो है मोदी जी ने जो आए थे, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने धमतरी में बोला था कि हम पीड़ितों को जो है न्याय दिलाएंगे, लेकिन मोदी जी भी आज तक जो है हम पीड़ितों को मांग पूरी नहीं किए। इनकी सरकार से हम बार बार मांग करते रहे। ठीक है शिव सिंह जी, ठीक है, आपकी बातें आ गई। शिव सिंह जी, आपकी सब तमाम बातें आ गई। कुल मिला के ये है, मुझे समय का थोड़ा सा अभाव होगा, मुझे जब इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि 10 साल अनगिनत सवाल, आज भी दर्जनों सैकड़ों सवाल ऐसे मौजूद हैं जिसका जवाब आम जनमानस में आना चाहिए। पर्दाफाश होना चाहिए कि भारत की राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़े हत्याकांड, सबसे बड़े घटनाक्रम के पीछे के पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड कौन है, इस बात का खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ, उसके बाद न केवल पीड़ितों की बल्कि इस घटना को जानने, देखने, समझने और महसूस करने वालों के भी मन में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि अगर 10.5 साल बाद इस तरह से निर्णय आया है तो आने वाले कितने सालों में जांच पूरी होगी और पीड़ितों को न्याय कब तक मिल पाएगा। यह सवाल उस दिन तक बना रहेगा जब तक का इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा ना हो जाए, इस षड्यंत्र के पीछे के लोग सामने उजागर ना हो जाए, उनका राजपास ना हो जाए। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। शिव सिंह जी आपका भी बेहद शुक्रिया, निखिल जी आपका भी बेहद शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। सवाल लगातार बने हुए हैं, अब देखना यही होगा कि इन सवालों के जवाब कब तक आते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।